हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी में बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी पर देखेंगे कि भाग 1 कंप्लीट हो चुका है 12th की पुस्तक और भाग 2 पर हम लोग बात कर रहे हैं। और भाग 2 पर का हम लोगों ने बात किया था कि अल-बिरूनी और उसके किताबुल हिंद पर, ठीक है? तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अल-बिरूनी ने किस प्रकार से भारतीय समाज का वर्णन किया है और किस प्रकार से उसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, ठीक है? इन सारी बातों पर कल हम लोगों ने बात किया और आज देखेंगे कि ये भारतीय इतिहास भाग 2 है और ये कक्षा 12 की पुस्तक है, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे कि क्लास 12 में 3 पुस्तकें हैं इतिहास की, 1, 2, 3 करके, तो उन तीनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चला जाएगा समकालीन विश्व पर, ठीक है? भारत और समकालीन विश्व। पहले हमने भारत का इतिहास उठाया है और हम लोग मध्यकाल में हैं, यानी कि प्राचीन भारत हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, भाग 1 कंप्लीट है और आप लोग उसका आनंद लीजिए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास भाग 2, यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी। और आज हम लोगों को बात करना है इब्न बतूता पे, ठीक है? इब्न बतूता और उसके जो यात्रा वृत्तांत है उसके बारे में। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कौन सी पुस्तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहले इस पुस्तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पहले इसको ध्यान से देखिए और इसको आप लोग अपने पास रखे रहिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। और देखिए कि आज हम लोगों को पढ़ना है इब्न बतूता का रियाला, यानी कि इब्न बतूता और उसकी पुस्तक रियाला और इसके बारे में इसका जो यात्रा वृत्तांत है, ये देखिए इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, इन सारी बातों पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है? तो कि देखिएगा कि आप लोग की जिस तरह से अल-बिरूनी ने यहाँ पर विवरण दिया है भारतीय समाज का और इब्न बतूता ने किस प्रकार से विवरण दिया है और उसके बारे में आप लोग तुलना कीजिएगा कि क्या उसमें समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? चलिए पहले आप लोग देखिए कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहली टॉपिक है जो हेडिंग्स है इब्न बतूता का रिहला, ठीक है? इब्न बतूता का रिहला, ठीक है? इस तरह से। और इसमें जो सब हेडिंग है क्या है? एक आरंभिक विश्व यात्री, ठीक है? एक आरंभिक विश्व यात्री, ठीक है? फिर इसके बाद जो हेडिंग हम लोगों को देखनी है या सिर्फ एक ही हेडिंग से यही, इसके बाद भी है जिज्ञासाओं का उपभोग, जिज्ञासाओं का उपभोग, ठीक है? इसके बाद अगर देखिए अगर कोई और है तो नहीं, यहीं तक है, 2 हेडिंग्स है। तो हम लोगों को बात करना है कि इब्न बतूता और उसके रिहला पर। अब जानते हैं कि पहले वहाँ पर यात्रियों का जीवन परिचय दिया है, उन लोगों ने किस प्रकार से यात्राएं की हैं और फिर उसके बाद एक चैप्टर और दिया है तो उसमें रिहला, अरे उसमें उनके यात्रा वृत्तांतों या लेखन शैली के बारे में बात किया गया है, ठीक है? तो पहले इसका ये चीज़ देख लीजिए कि एक आरंभिक विश्व यात्री, ठीक है? वैसे तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या दिया है। यहाँ पर सिर्फ ये दिया है कि इब्न बतूता ने किस प्रकार से कहाँ तक यात्राएं की हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दें तो यहाँ पर देखिए कि जो सन दिया है 1332-33, फिर 1333, 1342, फिर उसके बाद 1347। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि इतने, और जो इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था वह देखेंगे कि एक 14वीं शताब्दी में हुआ था, 1300 कुछ में हुआ था। तो मान लीजिए कि अगर 1333 में 32-33 में भारत के लिए प्रस्थान किया, ठीक है? भारत के प्रस्थान किया था तो वहाँ पर देखिए कि 1333 में जब भारत आया तो यानी कि वो उस समय उसके पहले का जन्म लिया है 14वीं शताब्दी की, यानी कि 1310 उसके लगभग में या 1312-13 के लगभग में या 1305-6 के लगभग में उसका जन्म हुआ है, यानी कि 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में जन्म हुआ। और जब वो यात्रा करना प्रारंभ किया तो वो कहाँ कहाँ गया,
या देखेंगे कि पहले वो यात्रा किया, तो देखिए कि यहाँ पर उसके यात्रा वो आप एक चीज़ देख लीजिए कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। कि यहाँ पर जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि वो जो 14वीं शताब्दी में जब भारत में आया, तो वहाँ पर देखिए कि वो कितने ही ज़्यादा रोचक जानकारियाँ भारत के विषय में देता है। और यहाँ पर देखिए कि मोरक्को की इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता ये प्रसिद्ध था, में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसका जन्म जो हुआ है तंजीर में हुआ था, मोरक्को के तंजीर में, तंजीर नामक जगह पर हुआ था। और एक अच्छे खासे सम्मानित व्यक्ति जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर, शरिया जानते हैं कि यहाँ पर जो शरिया की बात किया जा रहा है, ठीक है, शरिया, तो शरिया को शरीयत लिखिए तो भी वो सही होगा। और शरीयत क्या होता है कि यह एक इस्लामिक कानून है। ठीक है, एक लॉ की किताब है शरीयत, शरीयत, हदीस, कियास, ठीक है, और एक और भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मोहम्मदन लॉ में। तो उसके जो विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे, उनके परिवार में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सोचिए कि जो मोरक्को के तंजीर में इब्न बतूता का जन्म होता है और वहाँ से वह फिर यात्रा करना प्रारंभ करता है और कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, देखिए कि 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का के तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो इब्न बतूता है वो कहाँ कहाँ यात्रा किया है, कि वो भारत आने से पहले भी वो यात्राएं कर रहा था। ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। यानी कि 1333 में स्थल मार्ग से इब्न बतूता जो है सिंध पहुंचा, यानी कि भारत आया था। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, और यह 1333 में देखिए कि किस वंश का शासक है भारत पर, दिल्ली पर, वो है मोहम्मद बिन तुगलक हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह दिल्ली पहुंचा था। ठीक, जब वहाँ पर दिल्ली पहुंचा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इससे प्रभावित होकर इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, और यह प्रश्न हमेशा पूछता है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो वहाँ पर आप लोगों का जो आंसर होगा वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि वो जब भारत पहुँचा तो उसको दिल्ली के काजी के रूप में नियुक्त किया गया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पहुँचा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए कि जब दिल्ली का काजी उसको नियुक्त किया गया था, तो कुछ बहुत वर्षों तक वो उस पद पर था, लेकिन कालांतर में उसको फिर उससे मतभेद होने के कारण फिर उसको जेल में बंद कर दिया गया था, कारागार में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद देखिए कि 1342 के ईस्वी के लगभग में वहाँ पर फिर उसके जो वैचारिक मतभेद थे राजा से, शासक से, तो वो दूर हुआ। और वहाँ पर जब दूर हुआ तो फिर उसको वहाँ से आज़ाद कराकर मंगोल शासक के दरबार में उसको राजदूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है। तो यहाँ पर सोचिए कि और फिर उसके बाद 1347 ईस्वी में वो पुनः मोरक्को जाता अपने घर के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो जीवन परिचय है, देखिए कि इब्न बतूता जो है मोरक्को के तंजीर में एक सम्मानित परिवार में जन्म लेता है। ठीक है, फिर वहाँ पर वह भारत में 1332-33 ईस्वी से आने से पहले वह सीरिया गया, फारस गया, फिर इराक गया, यमन, ओमान और फिर पूर्वी अफ्रीका भी गया था और कई तटीय बंदरगाहों का भी यात्रा उसने कर चुका था। तो वहाँ पर देखिए कि फिर वह मध्य एशिया के रास्ते 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से वह सिंध पहुंचा, भारत पहुंचा था। और भारत में जब वो आया तो वहाँ पर जब सिंध से वो दिल्ली आता है तो दिल्ली पर शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, और तुगलक जो है उसके बातों से प्रभावित होकर उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, और जब काजी नियुक्त किया कुछ वर्षों तक वह काजी के पद पर रहा, फिर उसका वैचारिक मतभेद हो जाता है राजा से, शासक से, तो वह उसको कारागार में डाल दिया जाता था। 1342 ईस्वी के लगभग में वह उसके जो शासक से वैचारिक मतभेद जब समाप्त होते हैं तो उसको फिर पुनः आज़ाद किया जाता है और फिर उसको मंगोल शासक के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा जाता है। और 1347 में
पुनः फिर मोरक्को के लिए रवाना हो जाता है। तो इतने बड़े जो शासन जो इसके यात्रा वृत्तांत का विवरण है वो आप देखिए कि वो किस प्रकार से है। ठीक है, और फिर वहाँ पर देखिए कि अपनी नई नियुक्ति के साथ ही इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहाँ वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज़ से सुमात्रा गया और सुमात्रा से अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो अब क्वांझू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसने उसके यात्रा वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ समझने वाली बात है कि किस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर बतूता जो है यात्रा करता है। भारत से 1342 में आज़ाद होने के बाद वह मंगोल शासक के पास जब राजदूत के रूप में भेजा जाता है तो वो चीन से होकर जाता है। तो उसको फिर से जब वो आता है तो फिर से उसको चीन जाने की इच्छा प्रकट होती है। तो पहले कहा जाता है मालाबार तट यानी कि केरल में जाता है, वहाँ से दक्षिण में जाता है, केरल से फिर वो मालदीव में जाता है, मालदीव से वो सोचता है श्रीलंका में जाने के लिए। ठीक है, और वो फिर बंगाल में, असम और बंगाल में भी गया था भारत के। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब वो श्रीलंका में था तो फिर वहाँ से वो चीन की यात्राएं प्रारंभ किया और अंततः वह चीन के जायतून, जो इस समय क्वांझू नामक शहर है, वहाँ पर जाता है और फिर 1347 के लगभग में वहाँ से वह रिटर्न अपने घर चला जाता है। तो यही बात कहने की जो जिक्र किया जा रहा है कि देखिए कि किस प्रकार से इब्न बतूता जो है अपने यात्रा वृत्तांत को, वो कितने शहरों को, कितने जगहों पर घूमा है अपने जीवन काल में। ठीक है, सोचने वाली बात है कि भारत में तो घूमा है, पूरा भारत घूम गया। ठीक है, दिल्ली से लेकर असम, बंगाल के दक्षिण में भी गया, उत्तर में तो आया ही था, तो पूरा घूम लिया। फिर उसके बाद गया था, भारत में आने से पहले ही वो गया था सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका घूम लिया। फिर केरल में गया, दक्षिण में गया, फिर वहाँ से मालदीव गया, मालदीव से श्रीलंका आया, श्रीलंका से चीन गया, चीन से फिर वह मोरक्को चला गया था। तो इस तरह इसका यात्रा वृत्तांत है। और सोचिए कि कितने दिन तक ये अपने घर से दूर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इब्न बतूता की ने नवीन संस्कृति, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय पर अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था। ठीक है, तो यह जो विश्व यात्री था, यानी कि इसको इसलिए विश्व यात्री बोला जाता है कि इसने बहुत ही ज़्यादा यात्रा किया है। और यह बताइए कि इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो यात्रा वृत्तांत इसके दिए गए हैं कि इब्न बतूता कितने दिन में कितने कहाँ कहाँ पर जाता था, तो वो सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। और इसको आप स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिए कि इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन। ठीक है, कहाँ से? मुल्तान से दिल्ली 40 दिन और सिंध से दिल्ली 50 दिन। ठीक है, का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन की तय की जा सकती है। तो ये आप लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिए, कभी भी यूपीएससी इसको पूछ सकता है कि इब्न बतूता के विवरण में यह किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो यूपीएससी आईएएस के लेवल में ही पूछ सकता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में पीसीएस लेवल तक पूछ सकता है, लेकिन वनडे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट के रूप में आप लोग इसको याद रखिए कि इब्न बतूता के विवरण क्या कहते हैं। और चलिए हम आपको इस पैराग्राफ के बारे में बताते हैं। यहाँ पर लिखा है घोंसले से निकलता पक्षी। तो यहाँ पर रिहला के बारे में और ये इब्न बतूता के बारे में बताया गया है कि यह रिहला से लिया गया एक उद्धरण है, जिसमें अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अब अधिप्रभावी आवेग और इन
प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। ठीक है, तो सोचिए कि जब ये अपने घर को त्यागा तो उसमें इसका जो उम्र थी वो 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि 22 साल में इसने यात्रा प्रारंभ किया और 1947 में जब ये मोरक्को के लिए निकला तो इसको कितने साल लग गए? 7 साल लग गए घर जाने में। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्नों में इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह सोचने वाली बात है कि आप एक बार सोच के देखिए कि 14वीं शताब्दी में यह विश्व यात्री जो है यात्रा कर रहा है और यह अपने बारे में बता रहा है कि मैं किस प्रकार से वहाँ पर अपने दृढ़ निश्चय किया, घर परिवार को छोड़ा और फिर निकल गया यात्रा करने के लिए। और जब मैं यात्रा करना प्रारंभ किया तो उस समय जो मेरी आयु थी वो 22 वर्ष की थी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ हो गया। और यह 30 वर्ष तक यात्रा किया, 1354 में पहुंचा घर पे और 1347 में घर के लिए निकला था। ठीक है, तो ये इस चित्र को एक बार देखिए कि ये चित्र क्या कहता है कि यहाँ पर लिखा गया है कि डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये 16वीं शताब्दी का है और मुगल काल का है, यानी कि 1500 ईस्वी का लगभग में है। और यहाँ पर देखिए कि डाकू जो है किस प्रकार से यहाँ पर यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। और आप लोग इसमें देखिए और यहाँ पर एक बार उनको अलग करने का प्रयत्न कीजिए कि जो डाकू हैं वो किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, उनका जो रहन सहन किस प्रकार से है और जो यात्री हैं वो किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख कर समझिए। और फिर इसके बाद देखिए कि ये चित्र देखिए कि यहाँ पर एक नाव का चित्र है। यह कब की है? नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला। ठीक है, लगभग 17वीं शताब्दी का है, 17वीं 18वीं शताब्दी का है, यानी कि 1600-1700 ईस्वी का है। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो मूर्ति बनाई गई है किस प्रकार से कि यहाँ पर एक नाव है, फिर यहाँ पर जो एक नाव को चलाने वाले हैं, चप्पू चलाने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर देखिए कि कुछ नाविकों के हाथों में यहाँ पर बंदूकें, हथियार भी हैं। ठीक है, तो जो हथियार हैं ऐसा यहाँ पर किस लिए किया जा रहा था? तो जाहिर सी बात है कि ये चित्र ये दर्शाने का प्रयास किए जा रहे हैं कि उस समय जो यात्रा कर रहे थे लोग वो सुरक्षित नहीं थे। और इस तरह से देखेंगे कि अल-बुरूनी भी बहुत बार फंस चुका था डाकुओं के चंगुल में। और इब्न बतूता तो मान लीजिए कि 30 साल यात्रा किया है, तो ये तो कसम बहुत बार फंसा होगा। ठीक है, और 14वीं शताब्दी की बात है तो उस समय जो लूट पाट चल रहे थे अन्य जगहों पर, जिस तरह से डाकू हैं और फिर वहाँ पर राहगीरों से छीन लिए जाते थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आम बात थी। तो इसीलिए लोग वहाँ पर समूह बनाकर चलते थे। और वहीं पर देखिए कि जब समूह बनाकर चलते थे तो वो लोग सामना भी कर सकते थे, तो अकेले यात्रियों को वो लोग लूट लिया करते थे। तो यहाँ पर देखिए कि एकाकी यात्री, ये जो पैराग्राफ है इसको देखिए कि लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रियाला से लिया गया एक उदाहरण है कि यहाँ पर देखिए कि इब्न बतूता अपने बारे में क्या कह रहा है कि मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था। ज्वर मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बुखार से है, कि उसको फीवर हो गया था एक बार और ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। ठीक है, जीन मतलब कि अब देखेंगे कि नाव में जो पतवार बांधने वाली जो खंभे लगाए जाते थे उससे जो है अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुँचे। ट्यूनिस देखिए, ट्यूनिस शहर पहुँचे और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। तो वहाँ पर जो ट्यूनिस के निवासी थे, काजी और उसका पुत्र जो है और शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए, वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। और पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। ठीक है, तो यह बात जो है इब्न बतूता जो है अपने बारे में बता रहा है कि मैं किस प्रकार से यात्रा कर रहा था, कि किस तरह से यात्रा कर रहा था, उसके जो कठिनाई हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। और
ठीक है? तो आप एक बार सोचिए कि एक यात्री अपनी यात्रा वृत्तांत में वो किस प्रकार से वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए कि यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। और यहाँ पर बताने की बात किया जा रहा है कि जो इब्न बतूता है वो डाकुओं के आक्रमण को झेला हुआ था। और फिर उसके बाद मुल्तान से दिल्ली आते समय वहाँ पर डाकुओं से के द्वारा उनके काफ़िला पर आक्रमण किया गया और उसके बहुत सारे साथियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और जो बच गए थे उसमें इब्न बतूता था। तो सोचिए कि इब्न बतूता कितने आप देखिए कि कितने संभल कर, यानी कि मान के चलिए कि एक भाग्य उसका साथ दिया कि वो हमेशा हर बार बचता ही गया। अगर सोचिए कि अगर एक बार भी डाकुओं के चंगुल में फंस कर उसको मार दिया गया होता तो आज हम लोग रिहाला नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैप देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान, कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर इस मैप को देखिए और यहाँ पर किस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान, कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि इब्न बतूता जो है अपने यात्रा वृत्तांत को किस प्रकार से किया है और इस इब्न बतूता ने किस प्रकार से वहाँ पर देखिए कि कितनी कठिनाइयों के साथ अपने यात्रा वृत्तांत का उसने वर्णन किया होगा। और जब डाकू आक्रमण करते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पर जन धन माल की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। तो वहाँ पर इब्न बतूता बचता गया और अपने पांडुलिपियों को सुरक्षित रखते हुए और फिर वो उसकी जो यात्रा वृत्तांत काफ़ी सराहनीय है। ठीक है, कि अब देखिए कि कितनी कठिनाइयों से उसकी जो जिज्ञासा थी बचपन से, वो अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए वो किस प्रकार से यात्रा कर रहा है। ठीक है, और यह सारी यात्राएं जो है आपकी 14वीं शताब्दी की हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जिज्ञासाओं को उपभोग कि इस पैराग्राफ में जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपना निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भागों, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक के निर्देश के लिए उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए कि जितनी भी इसने यात्राएँ किया है और जितना भी लिखा है और जो कहानी बता रहा है, और जब यहाँ वह पहुँचा कि जहाँ-जहाँ जब वह वापस आया यानी कि मोरक्को जब पहुँचा तो वहाँ के जो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को एक दर्ज किया जाए। ठीक है, यानी कि उसको एकत्रित किया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से यह पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न बतूता, इब्न जुजाई लिखा हुआ है। इब्न जुजाई जिसे इब्न बतूता के श्रुति लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है इब्न जुजाई। ठीक है, जो इब्न बतूता के लिखा था जो उसके यात्रा वृत्तांतों को, उसका नाम था इब्न जुजाई। ठीक है, तो इसी को नियुक्त किया गया था स्थानीय शासक के द्वारा उसके यात्रा वृत्तांतों को लिखने के लिए। तो इब्न जुजाई जो है पहली बार जब प्रस्तावना लिखता है तो क्या लिखता है कि राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया है कि इब्न बतूता अपनी यात्राओं में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठी गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताया। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा साधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब इब्न जुजाई ने इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांतों को संग्रहित करना प्रारंभ किया तो वो किस प्रकार से बता रहा है कि इब्न बतूता ने उसको ऐसे ऐसे उदाहरण बताए, ऐसी ऐसी कहानियाँ बताएं कि वह जो है मस्तिष्क को मनोरंजन, कान और आँख को प्रसन्नता
दिया था कि कितने ही हास्यपद थे, कितने ही शिक्षाप्रद थे, लाभप्रद थे। फिर उसके बाद उन कहानियों का जो मतलब था कि इब्न बतूता ने किस प्रकार से बता रहा है, तो उसके बारे में इसने प्रस्तावना में लिखना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर देखिए कि इब्न बतूता के पद चिन्हों पर 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्राएं वृत्तांत लिखे हैं। उसी समय भारत में मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वाले ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल-बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। ठीक है, जैसे इसमें देखिए कि इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जिसने 1440 ईस्वी में के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, तो अब्दुल रज़ाक जो है समरकंदी जो है वो आपके विजयनगर साम्राज्य में आया था 1440 ईस्वी के दशक में। फिर उसके बाद महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएँ की थी। फिर शेख अली हाजिन जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। और इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे। और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत में निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आशा कर रहे थे और उनमें से अधिकांश ने भारत के अचंभों को देश के रूप में देखा था। तो यहाँ पर देखिए कि इब्न बतूता के और जो अल-बिरूनी है उनके पद चिन्हों पर बहुत सारे यात्री जो है भारत में आए थे और उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों की यात्राएं की थी। इसको आप पढ़िए और इसमें से आप लोग स्टेटमेंट लिखिए और नोट्स बनाइए कि कौन सा यात्री कब आया था। ठीक है, यहाँ पर इस चित्र को देखिए कि यह चित्र जो है 18वीं शताब्दी का एक चित्र है, जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। कि यहाँ पर देखिए कि एक आग जलाया गया है और यहाँ पर यात्री आप पास बैठे हैं आग के। तो जाहिर सी बात है कि जब यात्री आग जलाए हुए हैं, आग के पास में बैठे हैं, तो जो मौसम है वो ठंडी का मौसम है। ठीक है, यानी कि शरद ऋतु का मौसम है, यानी कि मान के चलिए कि सितंबर से दिसंबर का महीना चल रहा होगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर आग बैठ कर लोग सेक रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग अनुमान लगाते रहें और देखिए कि किस प्रकार से यात्रा वृत्तांतों को लिखा गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि अब हम लोग बात करते हैं कि जो इब्न बतूता के जाने अनजाने की उत्कंठा है वो किस प्रकार से थी। इसमें हम लोग को जो हेडिंग से देखनी है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग हेडिंग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि कौन से हेडिंग्स हम लोगों को देखने। आप लोगों को चीज़ें समझ तो आएंगी ना, तो हम लोग जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़िए और हम जो व्याख्या कर रहे हैं, तो जब लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो सारी बहुत ही ब्रॉड लेवल में समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो हेडिंग्स है, इब्न बतूता और दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। अनजाने को जानने की उत्कंठा। जानने की उत्कंठा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसमें जो सब हेडिंग्स हैं उसको देख लीजिए एक बार और किस प्रकार से हैं। ठीक है, नारियल तथा पान। ये जब इसका प्रारंभ किया था इस अध्याय का, तो जो पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है इस अध्याय का, तो इसमें देखेंगे कि हमने नारियल का चित्र और पान का चित्र दिखाया था। ठीक है, कि यात्रियों ने इनका विवरण किस प्रकार से किया है। फिर इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता तथा भारतीय शहर। फिर इसके बाद देखिए संचार की एक अनूठी प्रणाली।
संचार की एक अनूठी प्रणाली। ठीक है, तो इन 3 लेक्चर चैप्टर हेडिंग्स को हम लोगों को पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इब्न बतूता तथा जानने अनजाने को जानने की उत्कंठा जो है वो किस प्रकार से रही होगी इब्न बतूता की। तो वहाँ पर ये सारी बातें हमने आपको वहाँ पर बताने के प्रयास किया कि जब इब्न बतूता जो यात्रा कर रहा था वो किस प्रकार से उसका था। तो यहाँ देखिए कि जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता ने स्वयं अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की हैं, पूजा स्थलों को देखा, विद्वानों को तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों के विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं का निर्दयी तथा दयावान हो सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें इब्न बतूता के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से यात्राएँ किया, किससे किससे मिला। ठीक है, और वो जो किस किस पद पर वो आसीन था। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ पर गया था। फिर हम नारियल तथा पान के बारे में बात करें तो इब्न बतूता के चित्रण की विधियाँ के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पति उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए कि मानव सिर जैसे गिरीदार फल के बारे में इब्न बतूता क्या कहता है कि नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक हैं। ये हूबहू खजूर जैसे वृक्ष दिखते हैं जिनमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक अपवाद के कि एक के काष्ठफल प्राप्त होते हैं और दूसरे से खजूर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो नारियल के पेड़ के जो इब्न बतूता चित्रण कर रहा है, वर्णन कर रहा है, वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानव 2 आँखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। ठीक है, तो अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखता है, जैसा कि देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं, लोहे की कीलों का प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सीलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए भी रस्सी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि नारियल के बारे में कि नारियल ऊपर से देखने पर वो जो उसको खुजा बोला जाता है। तो उसके जो रेशे होते हैं एकदम लकड़ी के रेशे टाइप के होते हैं, तो उसके अंदर देखेंगे कि फिर नारियल निकलता है। नारियल में देखेंगे कि आँख की तरह 2 होते हैं। तो वहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके मुंह भी होते हैं, आँखें भी होती हैं और उसके ऊपर बाल भी होते हैं, और उसके बालों से देखेंगे कि रस्सी भी बनाया जाता है। और नाव के जो पतवार होते हैं उनको बांधने के लिए कीलों के प्रयोग से ज़्यादा रस्सियों का प्रयोग किया जा रहा है, और इसका प्रयोग बर्तन रखने के लिए भी किया जा रहा है, रस्सी बनाकर। ठीक है, तो इस प्रकार से वो नारियल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इब्न बतूता के जो पान के बारे में देखिए क्या कह रहा है। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन पढ़िए। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इससे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है या जायफल जैसी होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते, और इन्हें मुंह में रख कर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। ठीक है, तो यह पान के बारे में किस प्रकार से वर्णन कर रहा है कि पान और नारियल जो है उसको एक विचित्र चीज़ लगे कि ये किस प्रकार से इनके पौधे हैं और इनको उपयोग जो है किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पान के बारे में वो कह रहा है कि ये अंगूर लता की तरह उगाया जाता है और पान पर कोई फल नहीं लगता। तो ये आश्चर्य बात है कि जब वो वहाँ जिस देश से आया है तो वहाँ पर जिस तरह से फलों को उगाया जा रहा होगा तो वहाँ पर पान और नारियल नहीं दिखे होंगे, तो यहाँ पर आया तो इसको देखा तो इसको बहुत ही आश्चर्य हुआ था उस समय।
ठीक है। और पान खाने से पहले वो सुपारी के बारे में बात करता है, और सुपारी को वो जायफल की तरह बताने का प्रयास कर रहा है कि वो जायफल की तरह होता है, और उसको तब तक तोड़ा जाता है कि जब तक उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाए। ठीक है। और फिर उसके बाद सुपारी को पहले चबाया जाता है, फिर उसके बाद पान के पत्ते को उसके साथ चबाया जाता है। तो इस तरह से देखिए कि इब्न बतूता जो है कितने विस्तार से कितनी छोटी छोटी बारीक चीज़ों को वो बताने का प्रयत्न कर रहा है। फिर देखिए कि इब्न बतूता और भारतीय शहर के बारे में किस प्रकार, और इब्न बतूता जो है भारतीय शहर के बारे में किस प्रकार से बात कर रहा है कि इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यह शहर घनी आबादी वाले भी थे, समृद्ध भी थे, और कभी कभी युद्धों अभियानों से जो ध्वस्त हो जाते थे वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो जो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है कि वो इन सभी चीज़ों को वर्णन कर रहा है, अपने यात्रा वृत्तांत में लिख रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक यात्री जो है वो किन किन चीज़ों पर ध्यान देता है, और समाज के हर एक, और समाज के किन किन पहलुओं पर वो ध्यान दे रहा है। ये सारी बातें जो हैं सोचने समझने वाली बात है। यहाँ देखिए कि इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था, और आकार में दिल्ली की को चुनौती देता था। तो वो दिल्ली और दौलताबाद महाराष्ट्र में जो पड़ता है उसके बारे में बात कर रहा है कि दिल्ली को बहुत ही बड़ा, विशाल और भव्य बताता है, और संख्या वहाँ की सबसे ज़्यादा बताता है। और फिर उसके बाद दौलताबाद के बारे में कहता है कि वो दिल्ली को चुनौती देने के लिए एक ही शहर था भारत में, वो था दौलताबाद। ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि इब्न बतूता जो है भारतीय शहरों के बारे में वर्णन करता है किस प्रकार से कि यहाँ जो शहर है घनी आबादी वाले हैं, फिर उसके बाद समृद्ध हैं, और कभी कभी वहाँ पर आक्रमण भी होते हैं तो उनसे शहर ध्वस्त भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली और दौलताबाद बात के बारे में बता रहा है कि दिल्ली एक, आप देखेंगे कि बड़ा शहर है, विशाल आबादी वाला शहर है, भारत का सबसे बड़ा बताया है उसने। और फिर उसके बाद दौलताबाद के बारे में कह रहा है कि दिल्ली को चुनौती देने के लिए एक शहर है जो दौलताबाद है, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर देहली लिखा हुआ है, ये दिल्ली के बारे में बात किया गया है कि यहाँ पर देखिए कि दिल्ली की जो विशेषताएं हैं किस प्रकार से हैं कि दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर देहली नाम से उद्धृत किया गया है, का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है, एक हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है, यानी कि 11 यानी कि 20 में 200, और 140 इंच का यहाँ पर 11 हाथ यानी कि 140 इंच के बराबर है चौड़ाई। ठीक है। तो दीवार की चौड़ाई इतने 11 हाथ है, और इसके भीतर यात्री के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडारगृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं, और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है, और इसमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। ठीक है। तो बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फूलों का बागीचा है। इसे दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई हैं, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें से निश्चित रूप से मेहराब है। ठीक है। कब्रगाह के कंदकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। ठीक है। तो इब्न बतूता देखिए कि दिल्ली के बारे में किस प्रकार से वर्णन कर रहा है। और यहाँ पर जो दरवाजे दिए गए हैं ना, दिल्ली के बदायूं दरवाज़ा हो गया, फिर एक मांडवी दरवाज़ा हो गया, गुल दरवाज़ा हो गया, तो इन दरवाज़ों को एक बार दिल्ली के जो इब्न बतूता ने वर्णन किया है उसको आप लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दरवाज़ों दिल्ली के इब्न बतूता के जो वर्णन है दिल्ली के बारे में, उससे प्रश्न बनते हैं, वनडे एग्जाम में भी बनते हैं, स्टेट पीसीएस में बनते हैं, और यूपीएससी में भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि दरवाज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि किस दरवाजे पर क्या चीज़ें थीं, और यहाँ पर जो कब्रों के बारे में जो वर्णन किया गया है इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है। जो आप लोगों को एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कि अब बाज़ार के बारे में क्या बता रहा है इब्न बतूता कि बाज़ार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। अधिकांश बाज़ारों में एक मस्जिद तथा मंदिर होता था। उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए स्थान भी चिन्हित थे। तो जो बाज़ार के बारे में इब्न बतूता बता रहा है कि जो बाज़ार हैं वो सिर्फ विनिमय के ही साधन नहीं थे। वहाँ पर उन बाज़ारों में या तो एक मंदिर होता था या तो मस्जिद होता था, और या दोनों भी हो सकते थे। इस प्रकार से वर्णन करता है। यहाँ पर सिर्फ एक मंदिर या मस्जिद के बारे में बात किया जा रहा है, और वहाँ पर कहा जा रहा है कि उन मंदिर और मस्जिदों में वहाँ पर एक नर्तकों और संगीतकारों, गायकों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर उनके लिए भी स्थान चिन्हित किए गए थे। तो यहाँ पर बाज़ार मंदिरों के बारे में इस प्रकार से वर्णन कर रहा है। और फिर देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से कि इब्न बतूता को शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों के अधिशेष से अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतने अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में यह बताया जा रहा है, और विद्वान जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं कि जिस तरह से यह शहरों के बारे में बात कर रहा है, और उसका जो खंडन किया जा रहा है कि विद्वान कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, इतिहासकार कह रहे हैं कि जो वहाँ पर जो शहर लिए बनाए गए थे राजाओं के द्वारा, उन शहरों का जो निर्माण किया गया है उसके प्रजा के जो कर लिए जाते थे उनके आधार पर किया गया था। ठीक है, तो उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी। ठीक है, तो जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इन बतूता हमें बताता है कि महान मलमल की कई किस्में इतनी अधिक मांगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के बहुत धनाढ्य लोग ही पहुंच सकते थे। तो यहाँ पर जो व्यापार और वाणिज्य कृषि के बारे में बात किया जा रहा है, और किस प्रकार से वहाँ बात किया जाए कि जो दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध आप देखिए कि वहाँ पर इसके मांगों का बहुत ही ज़्यादा था। तो वहाँ पर जो भारतीय कपड़ों का विशेषकर आप देखेंगे कि मध्यकाल में भी और आधुनिक काल में भी भारतीय कपड़ों का विदेशी बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा मांग है। ठीक है, तो इस तरह से सोचिए कि जो व्यापार और वाणिज्य हो रहे थे और कपड़े जिस तरह से बनाए जा रहे थे उनसे जो लाभ हो रहा था वो किस प्रकार से वहाँ पर लाभ हो रहा है, और जो मांगे बढ़ रही थी और उनका जो व्यापार हो रहा था उसके बारे में जो देखिए कि इब्न बतूता है किस प्रकार से वर्णन कर रहा है। ठीक है, कि जो यहाँ पर जो रेशमी वस्त्र होते थे वो बहुत ही धनाढ्य लोग ही पहनते थे, जो शासक वर्ग है वो लोग पहनते थे, क्योंकि ये जो वस्त्र होते थे इतने महंगे होते थे कि आम लोगों के बस की बात वो नहीं थी। ठीक है, तो एक चित्र को ये देखिए कि ये किस तरह से कपड़ा बनाया गया है कि इस तरह की इकत बुनाई नाम दिया है इसका, कि इस तरह की इकत बुनाई भी अभी रचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया था, जिनमें सुधार किए गए। तो इस कपड़े के बारे में देखिए, और ये देखिए कि कितने बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर कढ़ाई किया गया है, पैटर्न बनाया गया है कि वो कितने ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, उसको पढ़िए कि बाज़ार में संगीत। यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। तो इब्न बतूता जब दौलताबाद में गया था, महाराष्ट्र में दौलताबाद है, तो दौलताबाद जब गया था तो वहाँ से जब उसने यात्रा वृत्तांत लिखे तो उसके यात्रा वृत्तांत दौलताबाद के यहाँ पर दिया गया है कि दौलताबाद में पुरुष और महिलाएं गायकों के लिए एक बाज़ार है जिसे ताराबाद कहते हैं। ठीक है, दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाज़ार है जिसे ताराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाज़ारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक की आवाज़ में खुलता है। ठीक है, तो दुकान है और दुकान मालिक की आवाज़ में खुल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप एक बात समझ के देखिए कि जो दुकान बनाए गए हैं वो घर में बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि घर है और उसके बाहर दुकान बनाए गए। आज भी वर्तमान समय भी आप देखेंगे कि जो गाँव में दुकानें होती हैं वो घर में ही दुकानें बनाई जाती हैं।
ठीक है। तो दुकानें को कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठी थी है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झूलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाया गया है और सजाया गया है, जिसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद, गुरुवार यानी कि हम अभी आप लोगों को एक बात बता दे रहे हैं अंत में, कि जो इस्लाम धर्म में जो सप्ताहों के नाम दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं, या कि गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त तक गीत गाती और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाज़ार में इबादत के लिए कई मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता है गुंबद के उत्तर उतर कर आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि हिंदू शासकों में से एक, ठीक है, जब भी बाजार से गुजरता है गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थीं। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है कि किस प्रकार से दौलताबाद में बनाए गए हैं और वहाँ पर जो गुंबद बनाया गया है उनके बीच में एक मान के चलिए कि हॉल को सजाया गया है, वहाँ पे कालीन बिछाया गया है, बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं और लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जो गायिकाएं हैं, वहाँ पर नर्तकियाँ हैं, वो गाती हैं, नाचती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए कि जिस तरह से जो मुजरा किया जाता है और फिर वहाँ पर जो एक सभा संगोष्ठी की जाती है, उस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया था। इब्न बतूता जिस प्रकार से वर्णन किया है बाज़ार में संगीत का, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक सभा है, वहाँ पर एक आयोजन का जो मनोरंजन के आयोजन किए जाते थे, उसके लिए वहाँ पर वो चीज़ें की जा रही थी। ठीक है, तो उस समय देखिए कि जो नाच गाना है वो मनोरंजन के साधन में आते थे। जो आजकल के भाषा में देखिए कि मुजरा बोला जाता है, मुजरा, और फिर उसके बाद जो उनका जो डेवलप चीज़ हम लोग देखेंगे तो वो बार में कंप्लीट कन्वर्ट हो चुके हैं। कि जो बड़े बड़े शहरों में बार होते हैं और उसको क्या बोला जाता है, एक और नाम है, तो वहाँ पर बार वाले, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें होती थी। तो वही चीज़ें डेवलप होकर वर्तमान समय में दिख रही हैं, लेकिन वो मध्यकाल में उस तरह से थी कि एक सभा बना दी जाती थी और उसमें कालीन बिछा दिए जाते थे लोगों को बैठने के लिए, और वहाँ पर नर्तिकाएँ और फिर उसके बाद गायिकाएँ आती थी, गाती थी, नाचती थीं और मनोरंजन करती थीं, और फिर वहाँ पर वो लोग चली जाती थी। और यही काम जो है सुबह से लेकर शाम तक किया जाता था। और वहाँ पर हिंदू शासकों के बारे में बताया जा रहा है कि वो गुंबद में उतरता था, फिर गायिकाएँ और नर्तकी जो है उनके सामने गाती नाचती थीं, फिर वहाँ पर वो जितना देना था देता था और फिर वो चला जाता था। तो इस प्रकार से चीज़ें आप सोच के देखिए कि उस समय भी मनोरंजन के साधन के रूप में ये सारी चीज़ें, संगोष्ठियाँ, सभाएँ, मुजरा जैसे किया जाता था। और आज भी देखेंगे कि वो सारी चीज़ें, अगर उस लाइन में हम लोग देखें तो कव्वाली का जो साधन है इस्लामों में, वो सारी चीज़ें, फिर आर्केस्ट्रा होता है शादी ब्याह में, वो भी सारी चीज़ें इसी तरह का जो डेवलप रूप है या एक समरूप मान सकते हैं उसको। तो वो सारी बातें जो हैं इसमें बाज़ार में देखने को मिल रही थी। कि इब्न बतूता देखिए कि किस प्रकार से वर्णन कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए कि जो एक ये हेडिंग है कि ये आप लोगों का साथ आखिरी हेडिंग है, इतना ही है ये, और इसके बाद हम फ्रांस ऑफ बर्नियर पर चले जाएंगे। ठीक है, संचार की एक अनूठी प्रणाली। तो यहाँ पर देखिए कि जो इब्न बतूता है जो संचार के माध्यम का वर्णन कर रहा है वो किस प्रकार से, कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणालियों को कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थीं। ठीक है, तो वहाँ पर डाक कुशलता के बारे में देखिए कि किस प्रकार से किया जा रहा है। और हमने बताया कि इब्न बतूता जो है और जो अल बिरूनी है वो कई बार डाकुओं के चंगुल में फंस गए थे।
ठीक है। और जो डाकू होते थे व्यापारियों के काफ़िले पर आक्रमण करते थे, अटैक करते थे और यात्रियों के काफ़िले पर अटैक करते थे। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए राज्य जो है अपने जो मार्ग हैं उनके किनारे किनारे चौकियाँ भी स्थापित कर दी गई थी और विश्राम गृह भी स्थापित कर दिए गए थे कि यात्रियों को वहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो और जो व्यापारी हैं उनको भी तकलीफ़ ना हो। तो वहाँ पर जो डाक व्यवस्था था कि इससे जो है जो चीज़ें 50 दिन में होनी थी, सूचना भेजने पर मिलती थी, वो 5 दिन में संभव हो सकती थी, क्योंकि वो धीरे धीरे अगर एक किनारे से बनी हुई है तो आप देखिए कि एक के बाद वो संचार माध्यम जो है कुशलतापूर्वक प्रारंभ होगा। तो उस कुशलतापूर्वक जो प्रारंभ हो रहा है संचार माध्यम, उसका वर्णन जो है आप देखिए कि इब्न बतूता जो है वो किस प्रकार से किया है। चलिए इस 2 पैराग्राफों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं घोड़े और पैदल। ठीक है, ठीक है, देखिए घोड़े और पैदल डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक, जिसे उलूक कहा जाता है, यह हर 4 मील की दूरी पर स्थित राजकीय घोड़ों द्वारा चलित होती है। ठीक है, तो अश्व डाक को उलूक बोला गया है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको आप लोग लिख लीजिए कि अश्व डाक को यहाँ पर लिखा हुआ है अश्व डाक व्यवस्था उलूक और पैदल डाक व्यवस्था दावा। ठीक है, तो वहाँ पर जो इब्न बतूता डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन करा कि 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाएँ हैं। पहली है अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, जो हर 4 मील पर स्थापित थी। ठीक है, फिर पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, जिसे दावा कहते हैं। तो वहाँ पर देखिए कि जो पैदल डाक व्यवस्था के 3 अवस्थान के बाद वो पैदल डाक व्यवस्था आगे बढ़ती थी और उसको दावा बोला गया कहा जाता है। और यह 1 मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है। जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता, पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता था। तो यहाँ पर डाक व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है। क्या देखिए कि जो अश्व डाक व्यवस्था है जिसको उलूक कहा गया और हर 4 मील की दूरी पर वो स्थित होता था। और जो पैदल डाक व्यवस्था है उसे देखिए कि पैदल डाक व्यवस्था जो प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, जो 1 मील का 1/3 होता था। यानी कि देखिए कि 1 मील के अंदर 3 ऐसे स्थान हैं जो घनी आबादी वाले हैं। ठीक है, तो घनी आबादी वाले जो 3 स्थान हैं 1 ही मील के अंदर, तो आप देखिए कि वहाँ पर जब वहाँ पर पैदल सैनिक निकलता था तो एक छड़ लेता था, उसमें घंटी बजता था, उसको ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए दौड़ता था और हाथ में पत्र लिए रहता था। जैसे ही वो पहले अवस्थान से दूसरे अवस्थान तक पहुंचता है और दूसरे अवस्थान वाला तैयार रहता है उसको लेने के लिए, घंटी की आवाज़ सुनकर तैयार रहता है, फिर उसके हाथ से वो लेता है, फिर दौड़ता है और फिर उसके बाद तीसरे अवस्थान तक पहुंचता है। जो अवस्थान स्थापित किए गए हैं उनको दावा बोला गया है। ठीक है, तो उन 1 मील के 1/3 स्थान, 1 मील में जो 3 अवस्थान है उसको दावा बोला गया और उन दावों से इसी तरह से जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता था पत्र, इसी तरह से वो चलता था। ठीक है, तो और ऐसा माना गया है कि जो पैदल जो डाक व्यवस्था है वो अश्व डाक व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा तीव्र था, क्योंकि वहाँ पर जो दौड़ते थे तो दौड़ते दौड़ते वहाँ पर जब तक वो 4 मील घोड़ा तय करेगा तब तक ये 4 मील से दुगना पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थोड़ा सा समझ कर देखिए कि किस प्रकार से डाक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और पैदल डाक व्यवस्था का जो उद्देश्य है कि खुरासान से जब फल आते थे, खुरासान देखिए कि यहाँ पर
उत्तर पश्चिमी भारत के बाहर पड़ता है, तो वहाँ से जो फल आते थे जिनको भारत में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था, उसके लिए इस तरह की डाक व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि इब्न बतूता जो है डाक व्यवस्था का किस प्रकार से वर्णन करता है। फिर यहाँ पर देखिए कि एक विचित्र देश 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज़ाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। ठीक है, एक और केरल के कालीकट आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उनसे एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलौर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। वहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसे वह प्रशंसा से भर दिया। मंगलौर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज की थी। ठीक है, भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज की थी और 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से बना हुआ था, ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदम कद थी। इसकी दोनों आँखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था कि मानव वह देख सकती हों। इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अब्दुल रज़ाक के यात्रा वृत्तांत का वर्णन दिया गया है और यह यात्री जो है विजयनगर के साम्राज्य में आया था। ठीक है, 1440 की घटना के बारे में बात कर रहा है। तो इस यात्री के जो यात्रा वृत्तांत हैं, जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बात किया जाएगा। तो यहाँ पर वो भारत में जब आता है, केरल में कोझिकोड नामक बंदरगाह पर आता है, तो वहाँ से जिस प्रकार से यात्रा करता है, फिर उसके बाद पश्चिमी घाट को पार करता है, फिर एक मंदिर देखता है और मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है मंदिर की विशेषताओं का वर्णन करता है और फिर वहाँ पर मूर्ति की विशेषता का वर्णन करता है। और उन सारी विशेषताओं को देखकर ये इतना अचंभित होता है, इतना आश्चर्य होता है कि जैसे मानो कि वो पूरी तरह से कुछ बहुत ही बड़ा देख लिया। तो जो चीज़ें आप देखिए, हमने पहले बताया था कि जब वो लोग सभ्यता संस्कृति जब डिफरेंस होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर एक ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है कि वो लोग कभी देखे नहीं हो, तो उनको लिए तो वो आश्चर्य की ही बात होगी ना। तो वही बात अब्दुल रज़ाक के बारे में बात किया गया है कि वो किस प्रकार से मंदिर की व्याख्या करता है, किस प्रकार से वहाँ पर जिस तरह से वो वर्णन करता है कि वो कितने ही ज़्यादा आश्चर्य से बातें कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर देखिए कि इब्न बतूता और रिहाला भी यहाँ पर इब्न बतूता का रिहाला जो है वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। और हमने आप लोगों को कहा था कि चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो गुरुवार की जो वहाँ पर बैठकें की जा रही थी और जो इस्लाम धर्म में जो सप्ताहों के नाम हैं वो किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि किस हम आपको बता रहे हैं कि इस्लाम में सप्ताह के नाम। ठीक है, इस्लाम धर्म में सप्ताहों के नाम। इस्लाम धर्म में सप्ताहों के नाम। ओके, नाम। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी पूछ ही लेता है वनडे एग्जाम में कि क्या होता है। पहले हम हिंदू के पहले लिख देते हैं संडे। ठीक है, रविवार से प्रारंभ करते हैं। रविवार, ठीक है, तो रविवार हो गया। फिर यहाँ पर सोमवार हो गया, ये हिंदू वाले हैं। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यानी कि हिंदू वाला है। सोमवार हो गया, फिर यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बुधवार, यहाँ पर गुरुवार लिखिए चाहे बृहस्पतिवार लिखिए। ठीक है, हम गुरुवार लिख रहे हैं। यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार, और यहाँ पर शनिवार। ठीक है, और फिर यहाँ पर रविवार।
रविवार तो हो ही गया है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 3 7 हो गए ना। तो इसको हम अगर इस्लाम में लिखें तो ये तो मान लीजिए कि हिंदू को, इस्लाम में इसको क्या बोलते हैं, इतवार। इस्लाम में यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, ये आपके हिंदू हो गए, यहाँ पर ये हिंदू है और फिर यहाँ पर इस्लाम है, ठीक है। यहाँ पर इस्लाम में इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो रविवार को बोला जाता है इतवार। आज भी गांव में आप देखेंगे कि लोग इतवार ही बोलते हैं, अतवार, इतवार, ठीक है। इतवार बोला जाता है। सोमवार को बोला जाता है पीर, ठीक है। इतवार, पीर, फिर यहाँ पर मंगर, ठीक है, यहाँ पर मंगर इसको बोला जाता है, ठीक है। और गाँवों में भी आप ये देखेंगे कि जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर अब जो ग्रामीण क्षेत्र में तो मंगलवार भी बोलते हैं, मंगलवार है, ठीक है। तो इसको इतवार, पीर, मंगर, यहाँ पर बुध, बुध को बुधवार बोला जाता है। वहाँ पर गुरु को यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसको जुम्मा बोला जाता है, जुम्मा। और शुक्रवार को जुमेरात, जुमेरात। और शनिवार को शनिचर, ठीक है, शनिचर। तो ये है आपके इस्लाम धर्म के नाम, इतवार, पीर, मंगर, बुध, जुम्मा, जुमेरात और शनिचर। तो यहाँ पर देखिए कि ये किस प्रकार से डिफरेंसेस है इसमें देखने के लिए। और वर्तमान समय आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, जो सप्ताहों के नाम लिए जाते हैं, वो उर्दू में ही लिए जाते हैं कि आज इतवार है, अतवार है। फिर यहाँ पर शनिचर भी बोल दिया जाता है, मंगलवार को मंगर भी बोल दिया जाता है, गुरुवार को तो गुरुवार बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से देखिए कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म में जो नाम है वो किस प्रकार से हैं, और जो यात्रा वृत्तांत हैं यात्रियों के, वो किस प्रकार से कितने ही ज़्यादा सराहनीय और उल्लेखनीय है। और उनके यात्रा वृत्तांतों से भारत के इतिहास जानने में किस प्रकार से हम लोगों को सफलता मिलती है, किस प्रकार से उनके यात्रा वृत्तांत जो है, किस प्रकार से वो सहयोग प्रदान करते हैं हम लोगों को भारतीय इतिहास जानने में या पढ़ने में, लिखने में, समझने में। तो उन सारी बातों को आप लोग सोचिए, समझिए, और किस प्रकार से जो इतिहास लिखे गए हैं उसको भी एक बार समझ कर देखिए, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए पढ़ने। और अब जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप लोगों का बेसिक नॉलेज ही आप लोगों का पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देगी। और अभी तक आप देखे होंगे कि हमने आपको बहुत ही फैक्ट तो बहुत ही नाम मात्र में बताए होंगे, और जितनी भी चीज़ें बताई होंगी वो सारी के सारी जो है कॉन्सेप्चुअल है, और जितने भी थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो सारी ही आप लोगों को हमने बताया है। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी किस तरह से चीज़ें लेकर चलती है। और आप लोग समझ पढ़िए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो नॉलेज है वो आप लोगों का गेन करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा, और आप लोग लेक्चर को देखिए, आनंद लीजिए, और इससे नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाइए, लेकिन आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को करिए। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और अपने माता पिता, घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।